के बीच का जो पोजीशन है नीचे जहाँ पे हम लोग का थोरेक्स है वहीं पे उसका हार्ट है। हार्ट मौजूद है पेरिकार्डियल सिलोम में। पेरिकार्डियल सिलोम के अंदर जो फ्लूइड है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड है। पेरिकार्डियल सिलोम का इनर लेयर है पेरिकार्डियम, जिसको हम लोग विसरल मेसोडर्म कहते हैं। बाहर का लेयर है सोमैटिक मेसोडर्म। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है या पेरिकार्डियल सिलोम है, it protects the heart from shock and friction. It helps in the functions of the cardiac muscle by containing different salts and minerals, helps in the exchange of gases, and also prevents the excessive distension of the heart during the diastole. हार्ट बहुत ज्यादा फैलने से रोकता है। नाउ फ्रॉग के हार्ट का अगर एवरेज लेंथ अगर हम लोग देखें तो इट इज अबाउट 7 to 8 मिलीमीटर। ये जो वर्टिकल लेंथ है हार्ट का, वो वर्टिकल लेंथ ऊपर से नीचे तक ये जो लंबाई है फ्रॉग में, इट इज 7 to 8 मिलीमीटर। और इसका जो एवरेज वजन है वो लगभग 1 ग्राम के आसपास होता है, तो काफी छोटा है और काफी हल्का वजन भी है। नाउ हार्ट इज मायोजेनिक, तो हम लोग ह्यूमन में भी पढ़ चुके हैं। मायोजेनिक वर्ड यूज करेंगे तो कार्डियक मसल्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टी टू जनरेट एंड कंडक्ट द इंपल्सेस आफ्टर रिसीविंग एक्साइटेशन और स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल दैट मे बी एसिटाइलकोलिन और सिंपैथीन। तो मायोजेनिक हार्ट है। मायोजेनिक हार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि अगर इसको एक्साइट करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे, तो खुद ही ये इंपल्स जनरेट करेगा, जस्ट लाइक द न्यूरॉन्स। ये नर्व नहीं है। ओरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस आर द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, बट द कार्डियक मसल्स also generate and conduct the impulses after receiving excitation in the form of chemical which may be acetylcholine or sympathy. तो मायोजेनिक है, जैसा हम लोग भी पढ़ चुके हैं, the heart is myogenic। अब ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं फ्रॉग के हार्ट का, ये भी लगभग ह्यूमन के जैसे ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसको हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड। और सारा जो डिफरेंसेस है ह्यूमन और फ्रॉग के हार्ट में, उसका एकमात्र कारण है कि वेंट्रिकल अनडिवाइडेड। अब वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है तो एवी अपर्चर एक ही होगा, एवी भाल्व भी एक ही होगा। और अनडिवाइडेड है तो दोनों तरफ से ब्लड को भेजने के लिए वेंट्रिकल में 2 चैम्बर होगा, राइट एंड लेफ्ट। तो 2 एवी अपर्चर, 2 एवी भाल्व, 2 वेंट्रिकुलर चैम्बर और 2 आयोटा। ये मेजर डिफरेंस है। ये ह्यूमन हार्ट में है या मैमेलियन हार्ट में 4 चैम्बर में, बट दीज आर नॉट इन केस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के हार्ट में ये जो ऊपर का पार्ट है, जैसे हम लोग ह्यूमन भी पढ़े हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा इट इज ऑरिकल और नीचे वाला हिस्सा इट इज वेंट्रिकल। यहाँ इसके ऊपर का हिस्सा ऑरिकल और इसके नीचे वेंट्रिकल। और हम लोग जानते हैं कि ऑरिकल्स आर ऑलवेज द रिसीविंग चैम्बर्स। ऑरिकल का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल को हम लोग कहते हैं पंपिंग चैम्बर। इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पे ये ऑरिकल है, दिस पार्ट इज ऑरिकल, एंड ऑरिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, राइट एंड लेफ्ट, बाय एन इंटरऑरिकुलर सेप्टम। ये जो आप पार्टीशन देख रहे हैं, ये इंटरऑरिकुलर सेप्टम है, लिख भी दिया है। इंटरऑरिकुलर इसलिए कि राइट और लेफ्ट ऑरिकल के बीच का पार्टीशन है। और ये हिस्सा हो गया राइट ऑरिकल, दिस पार्ट इज लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट और ये लेफ्ट। अब डायग्राम से भी क्लियर है कि ये जो राइट ऑरिकल है, दिस वन, ये बड़ा है, लेफ्ट ऑरिकल से ये बड़ा है इसकी तुलना में। हम लोगों में हार्ट में राइट और लेफ्ट ऑरिकल लगभग सेम साइज है, ऑलमोस्ट सेम इन साइज, बट फ्रॉग के हार्ट में हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि राइट ऑरिकल काफी बड़ा है
लेफ्ट ऑरिकल से। और ऑरिकल का तो काम ही है ब्लड को कलेक्ट करना। तो ये हम लोग भी जानते हैं कि राइट ऑरिकल कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द वेना कावा। वेना कावा कहते हैं लार्ज वेन को। वेन जो सबसे बड़ा वेन है दैट इज कॉल्ड वेना कावा। तो दो वेना कावा होता है हम लोगों के बॉडी के अपर हाफ से, थोरासिक रीजन से। जैसे अगर बॉडी को दो भाग में बांट दे, ये थोरेक्स है ऊपर वाला हिस्सा और नीचे एब्डोमेन है। तो थोरेक्स में भी दो पार्ट हो गया, राइट और लेफ्ट। तो राइट साइड से ब्लड को कलेक्ट करने वाला एक बड़ा सा वेन है दैट इज कॉल्ड राइट प्रीकेबल, जिसको राइट सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। वो राइट साइड से ब्लड को लाता है, राइट साइड ऑफ द हेड, राइट साइड ऑफ द नेक, राइट साइड ऑफ द थोरेक्स एंड राइट फोरआर्म। और उसी तरह लेफ्ट वेना कावा या लेफ्ट प्रीकेबल, तो इसको प्रीकेबल भी कह सकते हैं या लेफ्ट वेना कावा। तो ये कलेक्ट करेगा लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेक्स, लेफ्ट फोरआर्म। और एक होता है पोस्ट केबल। तो दो सुपीरियर वेना कावा जिसको प्रीकेबल्स भी कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, दीज आर द सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर इसलिए कि दे कलेक्ट venous blood from upper half of the body, thoracic region. And one post cable which is called inferior vena cava, it collects blood, deoxygenated blood from the abdominal region as well as from posterior parts of the body. और हम लोग ये पढ़ चुके हैं, क्लास में पढ़ा है कि ये जो राइट प्रीकेबल है, लेफ्ट प्रीकेबल है एंड पोस्ट केबल, they all open into the right auricle through separate apertures. याद होगा लेफ्ट प्रीकेबल या लेफ्ट सुपीरियर वेना कावा का एपर्चर या ओपनिंग गार्डेड बाय द थिबेसियन भाग, पोस्ट केबल का ओपनिंग गार्डेड बाय यूस्टेशियन भाग, और राइट प्रीकेबल में कोई भाग नहीं था तो बताया था इट इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल। अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मान लीजिए कि ये राइट प्रीकेबल है, राइट साइड से ब्लड ला रहा है अपर हाफ से, ये लेफ्ट प्रीकेबल है और ये पोस्ट केबल। तो हम लोगों में ये अलग अलग हो गया, ये अलग है, ये इसका एपर्चर अलग है, यहाँ ये अलग है, ये अलग। बट इन केस ऑफ फ्रॉग ऑल दीज थ्री वेना कावा यानी दो सुपीरियर और एक इंफीरियर मिलकर एक बड़ा सा वेन बनाता है दैट इज कॉल्ड साइनस वेनोसस। तो दिस इज द साइनस वेनोसस। साइनस वेनोसस अब आप समझ गए। साइनस वेनोसस इज द लार्ज वेन which is formed due to the union of the two precables or two superior vena cava and one post cable or inferior vena cava। यानी पूरे बॉडी से, चाहे अपर हाफ से हो या लोअर हाफ से हो, deoxygenated blood will be collected by the sinus venosus या sinus venosus collect करें। Sinus venosus is also present in the embryonic stage of human। हम लोगों में भी डेवलपिंग स्टेज के समय में एम्ब्रियो में साइनस वेनोसस होता है, बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट द साइनस वेनोसस इज एब्जॉर्ब्ड इन द वॉल ऑफ द ऑरिकल। ये कह सकते हैं कि डिसअपियर्स, ये विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जैसे ही साइनस वेनोसस खत्म होगा तो आप देखिए ये तीनों एपर्चर क्या होगा, फिर अलग अलग हो जाएगा। अगर साइनस वेनोसस है तो एक ही एपर्चर है, अगर साइनस वेनोसस नहीं रहा तो तीन एपर्चर, ये राइट प्रीकेबल का, ये लेफ्ट प्रीकेबल का, ये पोस्ट केबल का। तो ये भी एक डिफरेंस है ह्यूमन हार्ट से कि हम लोगों में टू प्रीकेबल्स और एक पोस्ट केबल सेपरेटली खुलता है राइट ऑरिकल में, बट इन केस ऑफ फ्रॉग the sinus venosus opens into the right auricle and this is the opening of the sinus venosus। वहाँ लिखा हुआ है देखिएगा, sinus sinu auricular aperture, sinu auricular, sinu for sinus venosus और auricle यानी, तो हम लोग समझ रहे हैं, तो sinu auricular aperture
कहने का मतलब है कि द ओपनिंग ऑफ द साइनस वेनोसस इन द वॉल ऑफ द राइट ऑरिकल, ये राइट ऑरिकल में खुल रहा है साइनस वेनोसस, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ रिलीज कर रहा है राइट ऑरिकल में, और इसलिए इस एपर्चर का नाम है सिनु ऑरिकुलर एपर्चर, बिकॉज ये साइनस वेनोसस खुल रहा है राइट ऑरिकल में, तो इसलिए एपर्चर का नाम है सिनु ऑरिकुलर एपर्चर। और अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि याद होगा, हम लोग नोट की बात कर रहे थे, फिर इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये राइट ऑरिकल कलेक्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द साइनस वेनोसस, इट इज द ओपनिंग ऑफ साइनस वेनोसस, एंड द लेफ्ट ऑरिकल कलेक्ट्स oxygenated blood from both the lungs through this aperture, opening of pulmonary vein। अब यहाँ भी ये डिफरेंस है, हम लोगों में दोनों लंग से जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दो अलग अलग एपर्चर, दोनों साइड से जो लंग आता है वो अलग अलग एपर्चर से खुलता है लेफ्ट ऑरिकल में। फ्रॉग में हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल एपर्चर है, तो बोथ द लंग्स, ये दोनों लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है थ्रू दिस कॉमन एपर्चर व्हिच इज कॉल्ड ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन। तो व्हेन द ऑरिकल्स एंटर इनटू डायस्टॉल, जब ऑरिकल कहाँ जाएगा डायस्टॉल में, तो प्रेशर विद इन द ऑरिकल्स विल डिक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू द वेनस प्रेशर। साइनस वेनोसस के अंदर जितना प्रेशर होगा ब्लड का, या जितना प्रेशर होगा पल्मोनरी वेन के अंदर ब्लड का, उससे कम हो जाता है इन द राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। क्यों? बिकॉज ये डायस्टॉल में जाता है, ये फैलता है, तो इसका साइज बड़ा हो गया, वॉल्यूम बड़ा हो गया, तो प्रेशर इसमें घट गया। और जब ये प्रेशर कम हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू द वेनस प्रेशर, तो अब राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है थ्रू साइनस वेनोसस, और लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है थ्रू द एपर्चर from both the lungs. So during auricular diastole, the deoxygenated blood from different parts of the body enter into the right auricle through the sinus venosus, which is the single large vein having single aperture, whereas the oxygenated blood from both the lungs enter into the left auricle through this single aperture। अब ये हो गया मामला। अब देखिए, ये दो ऑरिकल है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, एंड दीज टू ऑरिकल्स ओपन टुगेदर इनटू द कॉमन स्पेस व्हिच इज कॉल्ड वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल है, पूरा यहाँ से यहाँ तक सब पूरा वेंट्रिकल है। अब हम लोगों में वेंट्रिकल दो भाग में बटा होता है, इधर होता है राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। जैसे यहाँ इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, तो यहाँ इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है मैमल में, बट इट इज एब्सेंट इन फ्रॉग। तो फ्रॉग में वेंट्रिकल इज सिंगल स्पेस, इट इज अनडिवाइडेड, तो नेचुरली बोथ राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स ओपन इनटू दिस कॉमन स्पेस, यानी राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों एक साथ इंटर करता है इनटू द वेंट्रिकल। When the ventricle enter into diastole, auricles enter into systole। जब वेंट्रिकल डायस्टॉल में जाएगा और ऑरिकल सिस्टोल में, तो राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल। अब यहाँ पे दोनों एक ही अपर्चर से खुल रहा है, right or left auricle open into the ventricle through the common AV aperture, auriculo-ventricular aperture। तो अगर एपर्चर एक है तो भाल्व भी एक होगा, तो यहाँ पे दिस इज द कॉमन AV भाल्व, auriculo-ventricular भाल्व। अब याद होगा, हम लोग जब ह्यूमन में पढ़ रहे थे, तो ये राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट अलग था, तो राइट ऑरिकल लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में खुल रहा था थ्रू द ट्राइकस्पिड भाल्व, through the right AV aperture guarded by tricuspid valve, or left auricle was opening into the left ventricle through the left AV aperture guarded by bicuspid valve, जिसको mitral valve भी कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है,
दोनों ही ऑरिकल्स राइट और लेफ्ट एक साथ खुलता है वेंट्रिकल में, एक ही कॉमन एपर्चर है, एवी एपर्चर, और एक एपर्चर है तो भाल्व भी एक है, कॉमन एवी भाल्व। अब फिर यहाँ डिफरेंस है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाल्व्स इन मैमलियन हार्ट इंक्लूडिंग ह्यूमन हार्ट, हम लोगों के हार्ट में भाल्व्स आर मेम्ब्रेनस, जबकि फ्रॉग के हार्ट में भाल्व्स आर मस्कुलर। और ये हम लोग जानते हैं कि मेम्ब्रेनस भाल्व्स आर बेटर बिकॉज दे हैव ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, दे कैन efficiently close as well as open the apertures। ये बहुत अच्छे ढंग से एपर्चर को बंद कर सकता है या खोल सकता है, बिकॉज इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन ज्यादा है मेम्ब्रेनस भाल्व में। और मस्कुलर भाल्व मामला वैसे ही है जैसे कि रबर का भाल्व है और लोहे का भाल्व है, तो रबर का भाल्व तो ऑलवेज अच्छा हो लोहे से, तो वैसे ही मेम्ब्रेनस भाल्व ऑलवेज बेटर है मस्कुलर भाल्व से, लेकिन फ्रॉग में भाल्व्स आर मस्कुलर। तो ऑल द भाल्व्स इन फ्रॉग्स आर मस्कुलर, हम लोगों में मेम्ब्रेनस। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वेंट्रिकल है, तो वेंट्रिकल के वॉल में काफी ज्यादा फोल्डिंग्स है, दीज आर द फोल्ड्स, जिसको कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं, यहाँ भी कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं। एंड ड्यू टू दीज लार्ज नंबर ऑफ फोल्ड्स there are two types of structures develop in the wall of the ventricle। एक तो ये डिप्रेशन है, ये खांच है, और दूसरा एलिवेशन है। इस तरह से देखिए ये खांच हो गया फोल्डिंग के कारण, और ये एलिवेशन हो गया। तो जब राइट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा भारी होता है, वो पहले इकट्ठा हो जाता है इनटू दीज क्रिप्ट्स, ये इन खांच में या क्रिप्ट में पहले इकट्ठा हो गया, यानी कहने का मतलब नीचे इकट्ठा हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सब में डीऑक्सीजनेटेड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके ऊपर इकट्ठा होता है। तो हम लोग ये समझते हैं कि अगर राइट और लेफ्ट ऑरिकल से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ आ रहा है कॉमन स्पेस में, तो मिक्स करेगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मिक्स टुगेदर बिकॉज एक ही जगह रिलीज हो रहा है, और मिक्स होता भी है, बट इट इज स्लाइटली सेपरेटेड इन द फ्रॉग्स हार्ट ड्यू टू दीज क्रिप्ट्स। ये बहुत ज्यादा मिक्स नहीं कर पाता है, इसको बहुत हद तक ये अलग कर लेता है। कैसे? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले इकट्ठा हो जाता है नीचे में, और इसके ऊपर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पूरा मिक्सिंग नहीं होता है। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉलमनी कॉर्नी, क्रिप्ट यानी खांच, और एलिवेशन यानी उभार, ये फोल्डिंग है। और आप देखिए जैसे हम लोगों में भी था, बताया था पैपिलरी मसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमेलियन हार्ट, तो यहाँ पैपिलरी मसल नहीं है। हम लोगों में कहा था कि पैपिलरी मसल्स डेवलप एज मस्कुलर आउटग्रोथ्स फ्रॉम कॉलमनी कॉर्नी एंड दे आर अटैच्ड टू द एवी valve by the small या शॉर्ट कॉर्डी टेंडिनी। ये जो पैपिलरी मसल्स हैं valve से अटैच होता है थ्रू शॉर्ट कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्ड मतलब धागा हो गया, टेंडन ये कोलेजन फाइबर व्हाइट फाइबर का बना हुआ है, इसलिए नाम देते हैं कॉर्डी टेंडिनी। तो यहाँ फ्रॉग में आप देखिए पैपिलरी मसल्स तो है नहीं, वो तो सिर्फ मैमलियन हार्ट में होता है, तो ये कॉलमनी कॉर्डी, ये जो रेड कलर का ऐसा लाइन बनाया है, these are the columnar corny, and all these columnar corny connect the AV valve with these columnar corny। ये सब columnar corny से यानी वेंट्रिकल के वॉल से एक टेंडन लगा हुआ है, यह कोलेजन फाइबर का कनेक्शन जुड़ा हुआ। अब इसका काम जो फ्रॉग के हार्ट में है वो आप समझ लीजिए। जब वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, ऑरिकल विल एंटर इनटू डायस्टोल, तो कार्डियक साइकिल यहाँ भी है। When the ventricle will enter into systole, auricles will enter into diastole, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, तो ब्लड की टेंडेंसी होगी टू मूव फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, तो ये भाल्व को पुश करेगा ऊपर जाने के लिए, भाल्व अपने पर्चर से टकराएगा
ऑरिकल में नहीं जाएगा, सिर्फ टकरा कर रुक जाएगा और इससे हार्ट साउंड यहाँ भी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें ब्लड वापस नहीं जा पाएगा ऑरिकल में, तब ब्लड जाएगा एओर्टा में। अब ये जो बॉडी टेंडनी है, इसका काम होता है कि दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ valve इनटू द ऑरिकल्स। जब फोर्स के साथ ब्लड यहाँ से जाना चाहेगा ऊपर, तो हो सकता है कि ये भाल्व चला जाए, प्रेशर के कारण चला जाए ऑरिकल के अंदर। तो ऑरिकल के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज ये बंधा होता है पल्मोनरी कॉर्डी से बाय दिस कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी उसको पकड़ कर रखता है, उसके अंदर जाने से रोके। तो जब ये बंद हो गया है अपर्चर, एवी अपर्चर, तो अब इसके सामने रास्ता है, ये एओर्टा। ये जो ग्रीन कलर से बना है, इट इज एओर्टा। वेंट्रिकल जब दो था, राइट और लेफ्ट, तो एओर्टा भी दो था, हम लोगों में दो है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी एओर्टा जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टमिक एओर्टा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर पूरे बॉडी पार्ट में। तो दो एओर्टा, दो वेंट्रिकल, तो दो एवी अपर्चर, तो दो एवी भाल्व, और साथ ही साथ दो एओर्टा। अब दो एओर्टा होगा तो एओर्टा के ऊपर जो भाल्व होता है सेमिलर भाल्व, वो भी दो हो जाएगा। हम लोगों में यहाँ पे एक ही होगा। तो दिस इज द कॉमन एओर्टा व्हिच इज कॉल्ड ट्रंकस आर्टेरियोसिस। हम लोगों में दो एओर्टा है, पल्मोनरी एओर्टा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, सिस्टमिक एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स, बट इन केस ऑफ हेमोफिलिया देयर इज सिंगल लार्ज एओर्टा which is called truncus arteriosus। ये पूरा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, this is the truncus arteriosus। It is a single large aorta present in frog's heart। So this truncus arteriosus is further differentiated into two parts। ये जो truncus arteriosus है, यहाँ पे देखिएगा ये लाइन बना दिया है, ये लाइन, ये डिमार्केशन बनाया है, इसलिए कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस का जो नीचे वाला पार्ट है, द बेसल पार्ट ऑफ द ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज नोन एज पाइलेंजियम और केवम आयोटिक, केवम पाइलेंजियम और कोनस आर्टेरियोसिस। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं पाइलेंजियम। इस पार्ट इज पाइलेंजियम, और इसको कोनस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं। एंड द अपर पार्ट इज कॉल्ड साइनेंजियम, इसको कहते हैं साइनेंजियम और बल्बस आर्टेरियोसिस। इन सब पे क्वेश्चन आता है। तो ट्रंकस आर्टेरियोसिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द बेसल पार्ट एंड द अपर पार्ट। द बेसल पार्ट इज कॉल्ड पाइलेंजियम और कोनस आर्टेरियोसिस। द अपर पार्ट of the truncus arteriosus is the synegium. It is called synegium or bulbous arteriosus। तो ये कोनस आर्टेरियोसिस है, पाइलेंजियम कहेंगे, और इसको साइनेजियम कहेंगे। इट इज कॉल्ड बल्बस आर्टेरियोसिस। और एक मिनट ब्रेक कर रहा है। Truncus arteriosus is single large aorta which is arising from the right side of the ventricle। ये ventricle है, ventricle के right side से एक aorta बाहर निकल रहा। इस single aorta का नाम है Truncus arteriosus। Truncus arteriosus दो हिस्से में बटा है। बेसल या लोअर पार्ट को कहते हैं पाइलेंजियम या कोनस आर्टेरियोसिस, और ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं साइनेजियम और बल्बस आर्टेरियोसिस। अब पाइलेंजियम, दिस पार्ट पाइलेंजियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। पाइलेंजियम जो है, जो नीचे वाला हिस्सा है इसका, दिस वन, इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ये कार्डियक मसल का बना होता है।
and that's why sometimes it is considered as the part of the heart. तो कभी कभी इसको हम लोग हार्ट का ही हिस्सा मानते हैं. It is considered as part of the heart because it is made up of cardiac muscle. ये cardiac muscles का बना हुआ है. तो जैसे हार्ट बीट होता है सिस्टोल डायस्टोल ऑरिकल और वेंट्रिकल में, वैसे ही सिस्टोल और डायस्टोल इस पार्ट में भी होता है, पाइलेंजियम में भी होता है. क्वेश्चन इस पर आया है कि which one of the following part is considered to be just like the auricle and ventricle, यानी उसके जैसा जो काम करता है. तो आंसर है ये पाइलेंजियम. अब पाइलेंजियम is further differentiated into two lateral halves. ये बना होता है कार्डियक मसल्स का which performs systole and diastole just like the auricles and ventricle, or it is further differentiated into two lateral halves. ये दो lateral half में differentiated है. Right lateral half is called cavum aorticum and left half is called cavum pulmocutaneum. ये cavum aorticum है और ये cavum pulmocutaneum. And these two lateral halves are differentiated due to the presence of a spiral valve. ये एक spiral valve है. Spiral मतलब होता है twisted, थोड़ा घुमा हुआ. तो ये spiral valve है which differentiates the right cavum aorticum with the left cavum pulmocutaneum. Right side में cavum aorticum, left side में cavum pulmocutaneum, दोनों को separate करता है ये spiral valve. This is the spiral valve. और स्पाइरल valve is also the part of the semilunar valve. जैसे हम लोग ह्यूमन हार्ट में पढ़ते हैं कि दो एओर्टा है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक. तो दोनों एओर्टा का जो ओपनिंग होता है वेंट्रिकल में, इट इज गार्डेड बाय सेमिलुनर valve, अर्ध चंद्राकार valve. तीन है यहाँ पे सेमिलुनर valve. अब सेमिलुनर valve ह्यूमन के हार्ट में दो है, राइट और लेफ्ट. एक है पल्मोनरी एओर्टा पे, एक है सिस्टमिक एओर्टा पे. यहाँ पे एक ही भाल्व है बिकॉज एओर्टा एक है. और ये भाल्व भी बना होता है मसल्स का. दिस भाल्व इज आल्सो मस्कुलर इन नेचर. इस भाल्व का काम ये है कि जब यहाँ से वेंट्रिकल सिस्टोल में जाएगा, वेंट्रिकल जब सिस्टोल में जाएगा तो ये एवी अपर्चर तो बंद हो गया एवी भाल्व से, लेकिन सेमिलुनर भाल्व खुल जाएगा. इस प्रेशर के कारण सेमिलुनर भाल्व खुलेगा और ब्लड विल एंटर इनटू द पाइलेंजियम. अब देखिए होता क्या है जब ये सिस्टोल करेगा. अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि नीचे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट में और ऊपर होता है ऑक्सीजनेटेड. तो जब ये सिस्टोल करेगा तो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करेगा इनटू द ट्रंकस आर्टेरियोस, ऊपर वाला ब्लड पहले इंटर करेगा. तो उस समय ये स्पाइरल भाल्व मूव करेगा और स्पाइरल भाल्व इस तरह से मूव करेगा कि यहाँ पे आप देखिए ट्रंकस आर्टेरियोस दो भाग में डिवाइड कर गया हार्ट के बाहर, और फिर हर भाग तीन आर्टरी में डिवाइड कर. सबसे ऊपर वाला है कैरोटिड. कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन. ब्रेन में जो ले जाने वाला हेड में, हेड रीजन में जो आर्टरी ब्लड ले जाता है उसको कैरोटिड कहते हैं. कैरोटिड में फिर दो ब्रांच होता है. इंटरनल कैरोटिड सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन, एक्सटर्नल टू द फेशियल रीजन. तो पहला जो आर्टरी है वो कैरोटिड आर्टरी है जो हेड रीजन में जा रहा है ब्लड लेके. दूसरा है सिस्टमिक आर्टरी, ये पूरे बॉडी में ब्लड ले जाता है. और तीसरा है पल्मोक्यूटेनियस आर्टरी, नाम से मालूम है ये लंग्स और स्किन में जाता है. तो आगे जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे फ्रॉग में तो देखिएगा कि फ्रॉग के रेस्पिरेशन में स्किन से होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और लंग से होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पल्मोक्यूटेनियम आर्टरी. ये जो तीसरा आर्टरी है ये तो कैरोटिड है, हेड को जा रहा है. सिस्टमिक है जो बॉडी पार्ट में जा रहा, और ये है पल्मोक्यूटेनियम जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है स्किन और लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन. तो ये दोनों हिस्सा ये ध्यान रखना है कि कैरोटिड और सिस्टमिक इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए, और पल्मोक्यूटेनियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड.
तो ये भाल्व ऐसा मूव करेगा कि जो पर्लोक्यूटेनियम का जो अपर्चर है उसको बंद कर देगा और ब्लड को, जो पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, उसको भेज देगा कैरोटिड और सिस्टेमिक में। उसके बाद फिर ये भाल्व मूव करेगा और इस बार वो कैरोटिड और सिस्टेमिक आर्टरी के ओपनिंग को बंद कर देगा और खोल देगा पर्लोक्यूटेनियस को। तो नीचे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, दैट विल एंटर इनटू द लंग्स एंड स्किन। तो ये जो स्पाइरल भाल्व है, दे आल्सो हेल्प इन डिफरेंशिएटिंग द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ये स्पाइरल भाल्व नहीं रहेगा तो हो सकता है कि हेड रीजन या ब्रेन में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाए। तो ब्रेन को, हेड रीजन को, जिसमें ब्रेन और फेशियल रीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, सिस्टमिक पूरे बॉडी में ले जा रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड है। उस समय ये स्पाइरल भाल्व पर्लोक्यूटेनियम वाला ओपनिंग बंद कर देगा। अब जब इसमें ब्लड भेज देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से चला जाएगा, तो फिर अब ये पर्लोक्यूटेनियम वाले को खोल देगा और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें भेज देगा। तो हार्ट में वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है, फिर भी बहुत हद तक ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक दूसरे से अलग कर सकते। तो ये तो हो गया वेंट्रिकल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ह्यूमन हार्ट में भी, दैट इज एसएनओ, दिस वन। तो उस समय बताया था, पता नहीं याद हो या नहीं, हमने कहा था कि एसएनओ जो इसका नामकरण है, नाम दिया गया है, वो इसलिए कि इन केस ऑफ ऑल द अदर वर्टिब्रेट एक्सेप्ट इन मैमल, मैमल को छोड़कर दूसरे वर्टिब्रेट में इंक्लूडिंग एम्फीबिया, this SA node is present in the wall of the sinus venosus। ये SA node प्रेजेंट होता है साइनस वेनोसस के वॉल के अंदर, जस्ट एट द पोजीशन ऑफ इट्स ओपनिंग इनटू द राइट ऑरिकल। यानी साइनस वेनोसस जो राइट ऑरिकल में खुल रहा है, उसके खुलने के ठीक पहले उसके वॉल में ये नोड पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि SA node is present in the right, in the muscles of right auricle। हम लोगों में SA node मौजूद होता है राइट ऑरिकल के मसल्स में, बट इन केस ऑफ फ्रॉग the SA node is present in the sinus venosus। ये साइनस वेनोसस के अंदर होता है, लेकिन हम लोगों में साइनस वेनोसस खत्म हो गया है, तो इसलिए SA node डायरेक्टली प्रेजेंट है राइट ऑरिकल के मसल्स में। जहां साइनस वेनोसस होगा वहां साइनस वेनोसस का अंदर होगा। तो इसलिए, लेकिन हम लोगों में नाम वही रह गया, ऐसे नोड रह गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन और लोकेशन। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे नोड इज इनर्वेटेड बाय टू टाइप्स ऑफ नर्व, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दो तरह का नर्व इसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जब कभी भी इमरजेंसी कंडीशन होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा, वो रिलीज करेगा इपिनेफ्रिन या सिंपैथिन व्हिच विल एक्सेलरेट द हार्ट बीट। और नॉर्मल कंडीशन में रिलीज होगा पैरासिम्पैथेटिक, जो एसिटाइल, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा जो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और ये हार्ट बीट को नॉर्मल करेगा। तो दीज टू नर्व्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। ये दोनों एंटागोनिस्टिक है, एक दूसरे का अपोजिट काम करता है इन रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। तो मायोजेनिक हार्ट है, इसको स्टिमुलस मिल जाता है इससे नोड पे, चाहे वो अगर इमरजेंसी है तो सिंपैथेटिक नर्व रिलीज करेगा सिंपैथिन, नॉर्मल कंडीशन है तो पैरासिम्पैथेटिक रिलीज करेगा एसिटाइलकोलिन, और जैसे ही ये रिसीव करेगा स्टिमुलस, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग सिस्टोलिक इंपल्सेस। सिस्टोलिक इंपल्सेस स्टार्ट कर देगा, which will pass through the auricle and it will enter into the ventricle। अब यहाँ पे हम लोगों में दो पेसमेकर था, SA नोड और AV नोड। तो उसका कारण बताया था कि इन केस ऑफ मैमरियन हार्ट, जैसे हम लोगों का हार्ट में यहाँ पे कहा था कोरोनरी सल्कस, सल्कस मतलब ग्रूव, खांच। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पे खांच या दरार है, जिसके कारण ऑरिकल का मसल फाइबर वेंट्रिकल में नहीं आ पाता है। Auricular muscle fiber fail to enter into the ventricle, but यहाँ पे कोरोनरी सर्कस बहुत डीप नहीं है, इसलिए ऑरिकल के अंदर जो मसल फाइबर है वो वेंट्रिकल के अंदर भी इंटर करता है,
दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ सेकंड पेसमेकर। ऐसे नोड यहाँ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, बिकॉज एक बार इम्पल्स जो जनरेट करेगा ऑरिकल से, वो फिर बिना रुकावट के इंटर करेगा वेंट्रिकल में। ऑरिकल में सिस्टोल कराने के बाद वो इंटर करेगा वेंट्रिकल में एंड इट विल कॉज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसलिए एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और कोटेंजे फाइबर, दीज आर एब्सेंट इन एम्फीबियन हार्ट। ये एम्फीबियन के हार्ट, फ्रॉग के हार्ट में एब्सेंट है। और हम लोगों में हार्ट बीट होता है सब लगभग 72 to 80 पर मिनट, 70 से 72, फीमेल में 76 से 80। फ्रॉग का जो एवरेज हार्ट बीट है वो 40 to 60 पर मिनट राना टिग्रीना का बता रहा है। अलग अलग स्पीसीज के फ्रॉग में रेट ऑफ हार्ट बीट अलग अलग होता है, बट इन केस ऑफ राना टिग्रीना जो इंडियन फ्रॉग है, रेट ऑफ हार्ट बीट इज 40 to 60 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट। और रेट ऑफ हार्ट बीट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द प्रेइंग, जब ये फ्रॉग पानी को छोड़ के जमीन पे आता है, जंप करता है, कूदता है और शिकार को पकड़ता है, तो उस समय इसका हार्ट बीट सबसे ज्यादा होता है। यानी जब जमीन पे ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करता है, शिकार करता है, तो उसमें हार्ट बीट ज्यादा होता है। जब पानी में होगा या कहीं रेस्ट में होगा तो हार्ट बीट विल बी नॉर्मल। तो जैसे हम लोगों में इमरजेंसी में हार्ट बीट बढ़ता है, यहाँ भी बढ़ता है, स्ट्रेस हो जाएगा, इसको भी तो हार्ट बीट बढ़ेगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कस कर लिया। और ब्लड सर्कुलेशन इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन आर्टरी और वेन जैसे हम लोगों में होता है वैसे ही है। जैसे हम लोगों में आर्टरी का वॉल थिक होता है, फ्रॉग में भी होगा थिक, वेन का वॉल थीन होगा, वेन में भाव्स होंगे जैसे हम लोगों में होता है भाव्स। तो अब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको हार्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए। हम नहीं समझते कोई प्रॉब्लम होगा। ध्यान यही रखना है कि वेंट्रिकल अनडिवाइडेड है, एवी अपर्चर एक ही है, भाल्व भी एक ही है, valves are muscular in nature, और भाल्व जो एवी भाल्व कनेक्टेड टू द pulmonary cornea by quadratic tendini, जैसा हम लोगों में पैपिलरी मसल था, यहाँ पूरा quadratic tendini है। और aorta एक ही है, truncus arteriosus which is arising from right side of the ventricle, उसका aperture भी गार्डेड है सेमिलुनर भाल्व से। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है कि ट्रंकस आर्टेरियोसस दो भाग में डिफरेंशिएटेड है। नीचे वाला हिस्सा पाइलेंजियम, जिसको पोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, वो कार्डियक मसल का बना है, उसमें भी सिस्टोल डायस्टोल होता है। और ऊपर वाला हिस्सा ये बना होता है, ये जो नॉर्मल आर्टरी होता है वैसे इसमें लेयर पाया जाएगा। मतलब जो आर्टरी में पढ़ते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, लेकिन ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया, इंटरना पाइलेंजियम में नहीं होगा, ये पूरा का पूरा कार्डियक मसल्स का बना होगा। तो ऊपर वाला हिस्सा ही रियल एओर्टा है। साइनेंजियम को ही हम लोग रियल एओर्टा कह सकते हैं, और पाइलेंजियम को कहते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द हार्ट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। और पाइलेंजियम में एक स्पाइरल भाल्व है जो सेमिलुनर भाल्व से डेवलप हुआ है, और स्पाइरल भाल्व के कारण पाइलेंजियम दो लैटरल हाफ में बढ़ जाता है। राइट साइड को कहते हैं केवम एओर्टिकम, लेफ्ट साइड को कहते हैं केवम पल्मोक्यूटेनियम। और ये भाल्व अपने मूवमेंट से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को थोड़ा अलग करता है। जैसे ही ये ट्रंकस आर्टेरियोसस हार्ट के बाहर आता है, ये दो भाग में बढ़ जाता है, जो डायग्राम में आप देख सकते हैं। It divides into two branches, right and left, and then each branch again divides into three arteries. First is the carotid arteries, which supplies oxygenated blood to the head region. Second one is systemic, which supplies oxygenated blood to different parts of the body. And third is the pulmocutaneum, which supplies the deoxygenated blood to the skin and the lungs for oxygenation. और ऐसे नोट, और वहां पे कहा था वेन भी 3 वेन का हम लोगों में अलग अलग ओपनिंग था। यहाँ एक ही वेन, एक ही है, साइनस वेनोसस, और साइनस वेनोसस के वॉल के अंदर है ऐसे नोट। हम लोगों में ऐसे नोट, क्योंकि साइनस वेनोसस नहीं है तो ऐसे नोट डायरेक्टली राइट ऑरिकल के वॉल में है, बाकी तो सब वैसे ही है इसमें भी। तो ये तो हो गया हार्ट, पढ़ के देखिएगा अब आपको समझ में आ जाएगा।
जनरल एक फीचर डिस्कस किया था हम लोगों ने फ्रॉग का, उसके बाद फिर थोड़ा स्कीम भी बता दिया था। हालांकि हमको नहीं लगता है कि स्कीम होगा उसमें एनसीईआरटी में, लेकिन आप देखिएगा हार्ट आपको मिलेगा, पढ़िएगा, समझ में आएगा। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन अभी देते हैं, फिर कल इस पर बात करेंगे, रेस्पिरेशन पे 5 मिनट डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेस्पिरेशन। और फ्रॉग में और रेस्पिरेशन जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें 3 मामला है, इसमें 3 पार्ट है। इट इंक्लूड्स 3 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज द वेंटिलेशन, एंड वेंटिलेशन इज द मैकेनिकल ब्रीदिंग जिसको हम लोग कहते हैं। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी एयर को लेना लंग्स में और फिर बाहर निकालना, इसका बस इतना ही पर्पस है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेंटिलेशन। इट इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो फ्रॉग में भी देखेंगे। सेकंड जो प्रोसेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जैसे हम लोगों में ब्लड के थ्रू होता है, फ्रॉग में भी ब्लड के थ्रू होता है। और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है उसका ऑक्सीडेशन, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोगों के जूलॉजी में हिस्सा नहीं, वो आपको जैसे सर पढ़ाते हैं बॉटनी में वही है सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ हम लोग को सिर्फ डिस्कस करना है वेंटिलेशन। अब फ्रॉग में रेस्पिरेशन 3 तरीके से होता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, second one is the buccopharyngeal respiration, and third is the pulmonary respiration। जिसमें एक हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन डिस्कस करते हैं, बाकी में डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो कल फिर उसकी बात करेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटिस टर्म आता है स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। स्किन और स्किन के साथ जो भी स्ट्रक्चर है उसके लिए कॉमन टर्म है क्यूटिस, उसी से बना है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो हम लोग लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे कि फ्रॉग का स्किन काफी थीन है, मॉइस्ट है, और मॉइस्ट है ड्यू टू द म्यूकस ग्लैंड जो उसको ड्राई होने से रोकता है, और साथ ही साथ हाईली वैस्कुलराइज्ड भी है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर बीइंग कंसीडर्ड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। किसी भी ऑर्गन को रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर आप कहते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। पहला ये है कि इट मस्ट हैव ग्रेटर सरफेस एरिया। अगर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज होगा। सेकेंडली, इट शुड बी थिन। अगर सरफेस थिक है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ही नहीं, डिफ्यूजन होगा नहीं, तो इट शुड बी थिन। थर्डली, इट मस्ट बी मॉइस्ट, वो गीला होना चाहिए, बिकॉज ड्राई सरफेस से गैसेज का डिफ्यूजन नहीं होता, डिफ्यूजन के लिए मॉइस्ट सरफेस चाहिए। And fourthly, it should be highly vascularized. उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होना चाहिए। Cutaneous respiration is actually the type of aquatic respiration. ये पानी में ही हो सकता है, इसके लिए मॉइस्चर जरूरी है। Exchange of gases occurs in between the surrounding water and the blood capillary present within the skin of the frog. तो स्किन ड्राई हो जाएगा तो फ्रॉग विल डाई। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में वो क्लग CLUG क्लग 1881 में, तो क्लग एक ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे, फिजियोलॉजिस्ट थे। इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो उन्होंने कहा था कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज एसेंशियल टू द फ्रॉग। ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एसेंशियल है। कहने का मतलब है कि अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बंद कर दीजिएगा तो फ्रॉग विल नॉट सर्वाइव। जैसे अगर आप एक फ्रॉग को रनिंग फैन के अंदर रख दे, जैसे फ्रॉग को आप रख दीजिए कमरे में, आप फैन चला दीजिए तो कुछ देर में फ्रॉग का डेथ हो जाएगा। क्यों? बिकॉज उसका स्किन मॉइस्ट हो जाएगा और फिर उसका डेथ होगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि डेथ हो गया ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रॉग में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में तो लगभग 65%, 60 से 65% of the total amount of oxygen required is provided by pulmonary respiration,
और लगभग 25 से 30% ऑक्सीजन सप्लाई होता है ये बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, सॉरी pulmonary cutaneous respirations. Pulmonary respiration provides about 60 to 65% of the total amount of oxygen. Cutaneous respiration provides 20 to 25% of the total amount of oxygen required. 25 से 30% भी कह सकते हैं, और 5 से 10% ऑक्सीजन मिलता है थ्रू बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, जो बताएंगे, डायग्राम की जरूरत है इसलिए नहीं बता रहा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अब ऐसा तो नहीं है कि 25% ऑक्सीजन सप्लाई कम कर देंगे तो किसी का डेथ हो जाए, क्योंकि मेजर ऑक्सीजन सप्लाई तो हो रहा है लंग से, फिर भी डेथ हो जाता है। तो कारण है कि क्लग ने कहा, क्लग नाम के ब्रिटिश फिजियोलॉजिस्ट ने यह कहा कि CO2 जो काफी डिफ्यूजिबल गैस है, it is highly diffusible in nature, passes out from the blood mainly through the skin. यानी जो हम लोग जो फ्रॉग एयर एक्सेल करेगा उसमें जितना अमाउंट होगा CO2 का, उससे कहीं ज्यादा अमाउंट CO2 पास कर जाएगा स्किन से बाहर। तो अगर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन रुक जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, तो ब्लड में CO2 का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। नतीजा है कि फ्रॉग फ्रॉग का डेथ हो जाएगा दम घुटने से। That's why cutaneous respiration is very important, and cutaneous respiration is performed almost everywhere by the frog. फ्रॉग जब पानी में होता है तब भी स्किन से रेस्पिरेशन होता है, जब जमीन पे होता है तब भी वो स्किन को मॉइस्ट रखता है, उससे थोड़ा एक्सचेंज होता रहता है जमीन पे भी। जैसे अगर बहुत ज्यादा देर जमीन पे रह गया फ्रॉग, उसका स्किन ड्राई होगा तो डेथ हो सकता है। तुरंत देखिएगा फ्रॉग फिर भागेगा पानी में, इसलिए पानी से बहुत दूर नहीं मिलेगा, तो बार बार वो जाता है पानी में अपने स्किन को भिगाने के लिए, मस्ट है। तो जब पानी में होता है तब तो बहुत है, जमीन पे भी होगा तब भी। और हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, जाड़े के समय में वो बहुत ठंड से बचने के लिए जमीन के नीचे चला जाता है, जिसको विंटर स्लीप कहते हैं, हाइबरनेशन। गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए चला जाता है, उसको कहते हैं एस्टिवेशन। जब वो अंदर जमीन के अंदर चला गया तो वहां पे न बकोफैरिंजियल रेस्पिरेशन होता है, न पल्मोनरी रेस्पिरेशन। वन रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. Cutaneous respiration is the only mode of respiration of the frog during both estivation and hibernation. Summer sleep और winter sleep में एक ही तरीका है उसको ऑक्सीजन मिलने का, and that is cutaneous respiration. तो नीचे गहराई में मिट्टी में नमी रहती है, उसी से एक्सचेंज होता है, लेकिन इतना कम ऑक्सीजन मिलता है, इतना कम एनर्जी है, वो ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, बस चुपचाप पड़ा रहता है सही समय के इंतजार में। सही समय रेनी सीजन जब ये जमीन पे आता है। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब कल हम लोग डिस्कस करेंगे पल्मोनरी और बकोफैरिंजियल, जिसमें अब डायग्राम वगैरह की बहुत जरूरत है, तो फिर कल इसको डिस्कस करेंगे, कल इसी समय 4 बजे से।